डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेविस का सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत। इसको ज्योग्राफिकल साइकिल या भौगोलिक चक्र भी कहा जाता है और देखिए अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो डेविस एक अमेरिकी भू आकृतिक वैज्ञानिक था। इनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस था। इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज में भूआकृतिक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया और यह जो है यह मॉडल या यह जो सिद्धांत था अपने आप में ये यूएसए की ओहियो एक नदी घाटी के अध्ययन पर आधारित था। वह देखिए चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तथा जेम्स हटन का एक कथन था वर्तमान भूत की कुंजी है से काफ़ी प्रभावित था। डेविस के अनुसार जो है भूआकृति का विकास चक्रीय रूप में होता है एवं इस चक्र का एक निश्चित विकास क्रम होता है। उनके अनुसार भूआकृति का विकास 3 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात कोई भी भूआकृति संरचना, प्रक्रम या प्रक्रिया तथा अवस्था 3 कारकों का प्रतिफल है जिन्हें डेविस के त्रिक कहा जाता है। संरचना से तात्पर्य कि भाई सेल की प्रकृति, उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण आदि, ठीक है। प्रक्रिया से मतलब है प्रोसेस से मतलब अंतर्जात एवं बहिर्जात बल किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तीसरा है अवस्था, मतलब युवावस्था में है कोई भी भूआकृति या प्रौढ़ावस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो इन अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उनके मॉडल की कुछ मान्यताएं थी, मतलब जैसे अपन गणित में मानते थे ना कि भाई माना कि उसके पास 100 रुपये थे, उसी प्रकार इन्होंने माना कि भूखंड का उत्थान अल्पावधि में तीव्र गति से होता है, ठीक है। उत्थान बहुत ही कम समय में तीव्र गति से होगा और उत्थान की क्रिया के समाप्त होने के बाद ही अपरदन का कार्य प्रारंभ होता है। देखिए हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन ये उनका मानना है, ठीक है। उत्थान होगा, उत्थान होने के पश्चात ही क्या होगा, अपरदन। फिर उन्होंने कहा कि भूआकृति अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनती है, जो कि बात सही है। नेक्स्ट है भूआकृतियों का विकास क्रमबद्ध ढंग से होता है, ठीक है। उन्होंने अब अपरदन चक्र की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जैसे एक मनुष्य इन अवस्थाओं से होकर या मानव इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक उसी प्रकार स्थलाकृतियों का विकास भी इन्हीं अवस्थाओं के माध्यम से होता है। तो युवावस्था जो है इस अवस्था में जो वर्टिकल इरोजन मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा कटाव ज़्यादा होता है, इस प्रकार युवावस्था बढ़ते उच्चावच का काल होता है एवं इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। साथ ही इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल समतल हो जाता है। युवावस्था तुलनात्मक रूप से छोटी अवधि की होती है और इसकी विशेषताएं क्या है, तीव्र ढाल, गहरी सक्रिय वी आकार की घाटियां जैसे गॉर्ज एवं कैनियन, तीव्र शीर्ष अपरदन के कारण सरिता अपहरण, मतलब बड़ी नदी छोटी नदियों का जल जो है अपने साथ ले लेती हैं या अपहरण कर लेती हैं, तो इसको बोलता है सरिता अपहरण कहा जाता है। झाल, जलप्रपात आदि का निर्माण इसी अवस्था में होता है। जल गर्तिकाओं का निर्माण, अंतः ग्रंथित पर्वत स्कंद, ठीक है, इस अवस्था की विशेषताएं हैं। मुख्य नदी में सहायक नदियों की संख्या जो है बहुत कम होती है। अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। तो इस अवस्था में तलीय जो वर्टिकल इरोजन की तुलना में हॉरिजॉन्टल इरोजन मतलब क्षैतिज धरातल के समानांतर, तो क्षैतिज अपरदन की क्रिया अधिक होती है। अतः प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। जो उच्चावच युवावस्था में बने थे ना, उनका इस अवस्था में क्या होता है, लगातार रूप से पतन होता जाता है। तो प्रौढ़ावस्था जो है युवावस्था से अधिक लेकिन वृद्धावस्था से कम अवधि की
होती है। सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था कौन सी होती है? वृद्धावस्था। अब देखिए प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या है? मंद ढाल, चौड़ी वी आकार की घाटी। देखिए युवावस्था में वी आकार की घाटी बनती थी, जबकि इसमें चौड़ी वी आकार की, नीचे से इसको यू शेप बोल सकते हैं, लेकिन यू आकार की घाटियों का निर्माण जो है, ध्यान रखिए, हिमनद द्वारा होता है। ठीक है। इस अवस्था में नदियों का विसर्पण एवं सर्पिलाकार रूप में समतल मैदानी भागों में बहती हैं और गोखुर झील आदि का निर्माण होता है। घाटी की तली का विस्तार होता है, निक्षेपण की क्रिया आरंभ हो जाती है। प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंध किसको कहते हैं? नदी के किनारे मिट्टी का जमना। बाढ़ के मैदान का निर्माण होगा और नदियों का जाल सा बन जाता है इस अवस्था में, क्योंकि समतल मैदानी भागों में यह क्रिया देखी जाएगी। उसके बाद जो है वृद्धावस्था, तो यह जो अवस्था है सबसे लंबी अवधि की है। इस अवस्था में ढाल अत्यंत ही न्यून होता है एवं नदी की अपरदन क्षमता समाप्त हो जाती है। समतल क्षेत्र एक नीचा तथा लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पैनी प्लेन कहा जाता है। ध्यान रखिए, इन्होंने समतल मैदानी भाग के लिए डेविस ने पैनी प्लेन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो अपरदन चक्र हैं उनमें अलग अलग नाम अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने या जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या भूआकृति वैज्ञानिकों ने दिया है। और देखिए जो समतल मैदानी भाग है, जो पैनी प्लेन जिसको कहा है, इसमें कहीं कहीं कुछ चट्टानी टीले मौजूद रहते हैं, उनको इन्होंने क्या कहा था? मोनेडनॉक। क्या कहा था? मोनेडनॉक। अब इसकी आलोचना करें तो पहला है कि स्थलखंड का उत्थान लंबी अवधि में होने वाला घटनाक्रम है, जबकि उन्होंने उत्थान को शीघ्र होने वाली घटना बताया है, जो कि अपने आप में क्या है? एक अप्रासंगिक है। उन्होंने माना कि उत्थान के पश्चात ही अपरदन होता है, लेकिन देखिए अपरदन के जो कारक हैं वो उत्थान होने का इंतजार कभी नहीं करेंगे कि भाई कोई पर्वत या कोई पठार या कोई टीला बढ़ने दो भाई, इसको हवा इंतजार करेगी कि इसको बाद में काटेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक भूभाग जहाँ जल बरसता है वहाँ तीनों अवस्थाएं पाई जाए आवश्यक नहीं। ठीक है, तीनों अवस्थाएं पाई जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है क्रमागत रूप से। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद जो ये इनका मॉडल है वो स्थलाकृतियों के विकास पर बल देता है, और इस प्रकार का ये पहला मॉडल था, तो इसको पर्याप्त महत्व जो है भूआकृति विज्ञान में मिला है। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक यू।